हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी बी। कोर्स ए कोर्स बी दो है बच्चों। तो ये कोर्स बी है आपका, जिसको यहाँ पर लिखा है हिंदी ब। आपके हिंदी में दो है, एक है आपका ए और बी। कोर्स ए कोर्स बी। तो ये बी का वीडियो मैं अभी बना रहा हूं। ये ओसवाल का सिंपल पेपर सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 है बच्चों, ठीक है। सो बी का वीडियो, उसके बाद आपको ए का भी वीडियो मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। टी सेरेमनी किस प्रकार से लाभदायक है। तो देखिए, टी सेरेमनी जो होता है उसका शांतिपूर्ण वातावरण होता है, जो क्या करता है, आपको सभी तनाव, जितने भी आपके जो टेंशन है, ठीक है, उससे मुक्ति प्रदान करता है, उससे आपको छुटकारा दिलाता है टी सेरेमनी, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने कुर्बानियों की राह किसे कहा है। तो कवि ने कुर्बानियों की राह देश के प्रति बलिदान देने वाले सैनिकों के परिवार के लिए कहा है, ठीक है। देश की रक्षा करते हुए सैनिक अपनी कुर्बानी देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कुर्बानी के राह के द्वारा सैनिक की शहादत के बारे में देश को बताना चाहते हैं कवि। कवि अपने देशवासियों को अपने सैनिक की शहादत के बारे में बताना चाहते हैं, किस तरीके से वो अपने देश के लिए शहादत देते हैं और उनकी फैमिली किस तरीके से अपने बच्चों को सैनिक बनाते हैं, भेजते हैं, उनकी शहादत को स्वीकार करते हैं। तीसरा है, सवार के जाने के बाद कर्नल ने हक्का बक्का रहने का क्या कारण था। तो सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि उसे वजीर अली की हिम्मत और बहादुरी ने अचंभित कर दिया था। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सवार के रूप में वजीर अली उसके खेमे में आकर कारतूस लेकर उनकी जान बकस कर चला जाएगा और वह कुछ भी नहीं कर सका। कुछ इस टाइप से इसके आंसर होंगे बच्चों। अगर आपको आंसर राइटिंग देखनी है तो कुछ इस टाइप से देखिए, आपको आंसर दिख रहा होगा। आंसर है टी सेरेमनी। यह एक जैन संस्कृति की देन है। इससे मानसिक रोग का उपचार होता है, मानसिक संतुलन कायम होता है तथा भूत भविष्य की चिंता नहीं रहती। टी सेरेमनी का शांतिपूर्ण वातावरण सभी के तनावों से मुक्ति प्रदान करता है और वर्तमान में जीना सिखाता है। कवि ने कुर्बानियों की राह देश पर अपना सब कुछ प्रदान करने वाले परंपरा के लिए कहा है। कवि कहता है कि देश की रक्षा करते हुए सैनिक द्वारा बनाए गए कुर्बानियों की राह कभी वीरान न हो और इस राह पर निरंतर सैनिकों के नए काफिले चलते रहें। कवि कुर्बानी की राह के द्वारा सैनिकों की शहादत के बारे में देशवासियों को बताना और उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं। सवार के जाने के बाद बताई दी आपको। सो इसमें से कोई दो क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। इधर ए और बी कर सकते हो आप, क और ख कर सकते हो, या फिर ख ग कर सकते हो आप, या फिर क और ग कर सकते हो। कोई दो करना है 25 से 30 शब्दों में। चलिए नेक्स्ट, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है बच्चों, 2 करना है, मतलब 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे यहाँ आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है, हम सब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आपसे लगातार बरबराते रहते। इन पंक्तियों का स्पष्ट करें। बच्चों, इस पंक्ति के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी तकनीकी आ गई है कि हम लोग जो है
चलते नहीं है। हमारा जीवन की रफ्तार बहुत बढ़ गया। जहाँ पे हम कोई काम 10 दिनों में करते थे वो काम हम एक ही दिनों में कर पा रहे हैं। जो काम हम लोग 10 लोग मिल के करते थे वो काम हम एक अकेला ही इंसान कर पा रहा है। सो क्या हो रहा है, सब चीज की रफ्तार बढ़ गई है। हम चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ठीक है, हम अकेले पढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पे हम लोग 10 मिल के काम करते थे वहां पे अकेले काम करना होता है और अकेले अपने आप में बड़बड़ाते रहते हैं, अपने आप बोलना पड़ता है क्योंकि और कोई आसपास है नहीं। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों नई टेक्नोलॉजी को लेकर के कहा गया है। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारा उसके ऊपर कहा गया है। आंसर राइटिंग आप यहां देख सकते हैं। आंसर है आज तकनीकी के बढ़ने से प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन भी बढ़ती जा रही है। लोग 1 महीने का काम 1 दिन में ही कर लेना चाहते हैं। दिमाग की रफ्तार तो वैसे भी तेज होती है। तेज रफ्तार से काम करने के लिए स्पीड का इंजन लगा देने से यह और अधिक तेज भागने लगता है। ऐसे में जीवन की रफ्तार बढ़ जाती है। व्यक्ति चलने की बजाय दौड़ने लगता है। वह एक प्राणी की अपेक्षा मशीन बन जाता है। उससे शारीरिक अंग कल पुर्जों की तरह काम करने लगते हैं। इन सब का प्रभाव तनाव के रूप में सामने आता है और मनुष्य एक मनोरोगी बन जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र का सुंदर वर्णन किया है। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य का कई गुना बढ़ जाता है, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसके विषय में लिखिए। तो देखिए इसका आंसर ये है बच्चों, कह रहा है पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोहारी होता है। बहुत अत्यंत सुंदरता देखने को मिलती है आपको। यही कारण है कि सबसे अधिक पर्यटन स्थल भी पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं और यही वजह है कि सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट एरिया है वो पर्वत प्रदेश में ही है। वर्षा ऋतु के समय वहाँ मौसम अत्यंत ठंडा हो जाता है। वहाँ की जलवायु और मौसम क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। एक क्षण में वहाँ घनघोर बादलों का जमावड़ा हो जाता है तो दूसरी ही क्षण में करकराती धूप खिल जाती है। संध्या काल में डूबते सूरज को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे लाल रंग का गोलाकार वस्तु हमारे बहुत समीप हो। बादल हमारे सिर के ऊपर ऐसे मंडराते हैं जैसे वो हमारे मित्र हों, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयां आते हैं। यहाँ संसाधनों का अभाव है। यदि तेज बारिश या तूफान आ जाए तो गांव तबाह हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान पर्वतीय मार्ग से नीचे उतर पाना एक जटिल कार्य है, एक मुश्किल काम है। इस कारण कुछ लोग रोजमर्रा के लिए आवश्यक सामग्री को भी जुटा नहीं पाते। सड़क, संचार, स्वास्थ्य, ये सब के लिए यहाँ के लोग वंचित रहते हैं। तो इस प्रकार कहा जाता है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है, मनमोहक होता है क्योंकि वो कुछ देर के लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखो। अब बच्चों ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, कोई 2 का आंसर आपको लिखना है। पहला है, अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूरी करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नी को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती है। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई है। हरिहर काका की अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत किस प्रकार हुई? क्या यह मोह भंग उचित है, उचित था? आंसर। सो बच्चों, हरिहर काका
अपने परिवार के सदस्यों से मोह भंग की शुरुआत तब हुई जब उनके भाइयों की पत्नियों, बहुओं और बच्चों ने उन्हें पूछना तक बंद कर दिया। एक बार जब वे बीमार हुए तो कोई उन्हें पानी देने तक के लिए नहीं आया। भाइयों के बच्चे घर में धामा चौकड़ी मचाते रहे, मतलब उछल कूद करते रहे। ठीक है, औरतें उन पर ध्यान नहीं देती। उनके भाई तो खेतों में चले जाते थे, अतः उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्वयं ही उठना पड़ता था। ऐसे में उन्हें अपनी दोनों पत्नियों की बहुत याद आती थी। हरिहर काका के मोह भंग को किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि उनके भाइयों के परिवार के सदस्य उनकी बीमारी में भी देखभाल नहीं कर सकते थे तो फिर ऐसे परिवार का क्या लाभ, है ना। अगर एक इंसान बीमार है और उसकी देखभाल भी अगर कोई नहीं कर पाता है तो ऐसा परिवार रह के कोई फायदा नहीं है। हरिहर काका के परिवार के सदस्यों को केवल उनकी संपत्ति अर्थात उनकी जमीन जायदाद से ही लगाव था, उनके प्रति कोई लगाव नहीं था। ऐसे में उनका परिवार से मोह भंग हो जाना बिल्कुल उचित था। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, जब अगली श्रेणी में दाखिला होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियां किताबों से जाने कैसी बात आती है कि उन्हें मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बालमन क्यों उदास हो उठा। बच्चों कह रहे हैं लेखक कि नई श्रेणी में जाने का उत्साह रोचक होता है। नई क्लास में जब आप जाते हो तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। बच्चे अगली कक्षा में प्रवेश का इंतजार करते रहते हैं। इसका कारण नई किताब कॉपी की प्राप्ति भी है। बच्चे नई किताब कॉपियों से खुश हो जाते हैं। कई किताबों में उन्हें जीवन ताजगी का एहसास होता है। लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिस कारण नई पुस्तकों को खरीदना उनके लिए संभव नहीं था। लेखक को नई श्रेणी में जाने पर नई कॉपियों के साथ साथ पुरानी कॉपियां किताबें ही मिलती थी, जिसके कारण लेखक का बालमन पुरानी किताबों के विशेष गंध से उदास हो जाता था। दो हो गए बच्चों, तो तीसरा आपको नहीं करना। अगर आप ये दो कंटिन्यू करते हो तो नहीं, अगर आप तीसरा आप करते हो, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, कोई दो करने हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन की भुर्ता उसे जरा ज्यादा अच्छा लगा। राज दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। अम्मी मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। टोपी द्वारा अम्मी शब्द के प्रयोग से घर वालों की प्रतिक्रिया उनकी किस मानसिकता का घोतक है? क्या आप घर वालों की इस प्रतिक्रिया को उचित मानते हैं अथवा अनुचित? तर्क सहित उत्तर लिखें। बच्चों, टोपी शुक्ला का मित्र इफन था। इन दोनों के मध्य काफी घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुके थे। अक्सर टोपी इफन के घर जाया करता था। टोपी को इफन की दादी से बहुत ज्यादा लगाव था। इतने घनिष्ठ संबंध होने के कारण दोनों मित्र एक दूसरे से इतना प्रभावित हो गए थे कि भिन्न भिन्न मजहब होने के बावजूद भी आत्मीय संबंध सर्वोपरि हो गया था। एक दिन टोपी अपने घर में सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अचानक टोपी के मुंह से अम्मी शब्द सुनाई दिया। अम्मी शब्द सुनकर टोपी की दादी और उसकी माँ के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। दोनों ने ही टोपी को खूब खरी खोटी सुनाई। उसकी माँ ने उसके जमकर पिटाई भी की। यह अम्मी शब्द फारसी भाषा है जो प्रायः मुस्लिम घर परिवार में प्रयोग किया जाता है। टोपी के घर वाले ऊपरी तौर पर आधुनिक तो थे, परंतु कट्टर हिंदू होने के कारण वे संकुचित मानसिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। बच्चों, यहाँ पे बहुत डिटेल में लिखा गया है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन हाँ याद रखना कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो एटलीस्ट 5 to 6 सेंटेंस लिखना ही लिखना है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 खंड ख में आगे बच्चों हम करें। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। स्वतंत्रता आंदोलन। सो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है स्वतंत्रता होता क्या है, सॉरी स्वच्छता। स्वच्छता आंदोलन, स्वच्छता होता क्या है, मतलब साफ सफाई रखना, कहीं पे गंदगी नहीं फैलाना, कहीं पे कचरे नहीं फेंकना, कचरे को जो है प्रॉपर डस्टबिन में ही फेंकना। तो इसका शुरुआत जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किए थे, और उनकी सपना को, एक स्वच्छ भारत, उनकी सपना को साकार करने के लिए उनके ही गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके 145वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आरंभ किया था, और 2 अक्टूबर 2019 बापू के 150वें जन्म दिवस तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी जी द्वारा देखा गया था, जिसके संदर्भ में गांधी जी ने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से ज़्यादा जरूरी है। साफ सफाई जो है बहुत ही जरूरी है, ये स्वतंत्रता से भी जरूरी है। किसी का गुलाम रहना सही है, लेकिन गंदा कपड़ा पहनना, गंदा रहना सही नहीं है। सो इस में क्या करना है बच्चों आपको, क्यों ये स्वच्छता, क्यों क्या बदलाव लानी है, और हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारा ड्यूटी क्या है स्वच्छता के प्रति, ये लिखना होता है। इस तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है 150 शब्दों में। 6 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहां पर हमने आंसर आपको बता दिए और यहां पर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए, पढ़ के आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। देखिए बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक बड़ा आंदोलन है जिसके तहत भारत को पूर्णतः स्वच्छ बनाना है। इसमें स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए महात्मा गांधी के भारत के सपने को आगे बढ़ाया गया है। इस मिशन को 2 अक्टूबर 2014 को बापू के 145वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आरंभ किया गया था। मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया है वही सारी चीजें यहाँ पर लिखा गया है, एक बार आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लड़कियों की शिक्षा। इसमें आपको पॉइंट जो याद रखना है वो है समाज में लड़कियों का स्थान, शिक्षा की अनिवार्यता और बाधाएं, और सबका सहयोग। सब बच्चों लड़कियों की शिक्षा भी जरूरी है। लड़कियों को शिक्षित करना बेहद जरूरी है ताकि वो हमारे समाज के जो विकास है उसमें अपनी योगदान दे सके। लड़कियां जो है पढ़ के भी, लड़कियां भी पढ़ के हमारे देश का नाम रोशन कर सकती है, ठीक है। सो लड़कियों का एजुकेशन जरूरी है। इसमें बाधाएं क्या है, बाधाएं ये हैं कि रूरल एरिया में, गांव इलाकों में अभी भी स्कूल कॉलेज काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से परिवार वाले अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते, घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं, उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। 10th 8th 9th 10th करवा के उनकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं, क्योंकि उनका जो है स्कूल कॉलेज उनके अनुसार, उनके पेरेंट्स के अनुसार उनका स्कूल और कॉलेज काफ़ी दूर होता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का एजुकेशन रोक देते हैं। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सहयोग करना चाहिए कि वो गर्ल्स एजुकेशन पे ध्यान दें, नज़दीक में स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था करें, और पेरेंट्स भी, माता पिता भी अपने बच्चों को पढ़ने दें, उन्हें अब कॉलेज तक अगर कॉलेज जाने दें, पढ़ाई उनकी जारी रखें, उन पे ध्यान दें। बेटों की तरह बेटियों को भी पढ़ाना जरूरी है, वो अभी देश का नाम रोशन कर सकती है, ठीक है।
सो इस तरीके से आपको लिखना है अनुच्छेद। बाकी आंसर राइटिंग के लिए आंसर अगर आपको चाहिए तो आप ये रहा आंसर। देखिए यहां पर लिखा गया है कि लड़कियों की शिक्षा का हमारे देश में अत्यंत महत्व है। आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लड़कियां की स्थिति शोचनीय है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। आज समय तेजी से बदल रहा है। पुरुषों के बराबर स्त्रियों की भी शिक्षा की प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। लोगों में जागरूकता फैलाने का काम स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य विनम्र, उदारता और सहनशीलता जैसे महान गुणों को सीखता है। आज लड़कियों को शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। बालिका जिनके जन्म पर घर में कोई प्रसन्न नहीं होता, वो जीवन भर सामाजिक कुरीतियां, भेदभाव, प्रताड़ना, उत्पीड़न, कुपोषण और शोषण का शिकार होती रहती है। ऐसी बालिका के लिए शिक्षा ही एक ऐसा साधन बन सकती है जो न केवल उसे उसके नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक अधिकार दिलाएगी, बल्कि ऐसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामने एक सशक्त महिला के रूप में खड़ा करेगी। अतः बालिका के साथ शिक्षा के संबंध को नकारा नहीं जा सकता है। बालिका के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। स्त्रियों का परिवार, समाज व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बालिकाओं पर भी किसी भी देश का भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर मां बनती है और मां किसी भी परिवार को केंद्रीय इकाई होती है। यदि मां को शिक्षा प्राप्त नहीं है तो वह बचपन में कुपोषण व अज्ञानता की शिकार है, तो वह एक स्वस्थ, शिक्षित परिवार व उन्नत समाज के निर्माण में विफलता साबित हो सकती है। सो बच्चों यहाँ पर आंसर आप देख पा रहे होंगे। यही आंसर आपको, अगर यह आंसर आपको मेरा आंसर अच्छा लगे तो आप यही लिख सकते हैं, या फिर अपने तरफ से भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में बच्चों पॉइंट आपको जो दिया है वो है सामाजिक समस्या, रोकथाम के उपाय और युवकों का कर्तव्य। सामाजिक समस्या क्या है और इसे कैसे रोकथाम कर सकते हैं, और युवकों का कर्तव्य, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हम लोगों की। ये तो दहेज वो राशि होता है या वो कुछ होता है जो एक लड़की के पिता अपने लड़की के शादी के टाइम लड़के वालों को देता है। ठीक है बच्चों, दहेज क्या होता है समझ में आया? एक लड़की के पिता अपनी बेटी के शादी के समय जो कुछ भी लड़के वाले को देता है, दैट इज दहेज। उसको हम दहेज कहते हैं। ये एक सामाजिक समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के डेट में, क्योंकि दहेज के बिना लड़कियों का शादी नहीं होती, लड़कियों का अच्छे घर में शादी नहीं होना एक कुरीतियां है, एक अभिशाप बन गई है। सो इस के रोकथाम के उपाय ये है कि हमें लड़कियों को भी शिक्षित करना पड़ेगा, लड़कों को भी शिक्षित करना पड़ेगा, और हमारे पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि दहेज एक कुरीति है, दहेज एक अभिशाप है और ये हमें नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। सरकार को भी इस पर चाहिए कि वो कड़ा सख्त से सख्त कानून बनाए कि जो दहेज देते हैं उनको भी सजा होना चाहिए और जो दहेज लेते हैं उनको भी सजा होना चाहिए। तीसरा जो संकेत पॉइंट है बच्चों, उसमें युवकों का कर्तव्य। हमारा जो यूथ है उनको चाहिए कि वो अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को बताएं, रूरल एरिया में सबको जो है बताएं कि दहेज देना और लेना दोनों अभिशाप है। दहेज हमें नहीं देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। ठीक है, ये अवेयरनेस जो है हमें फैलाना पड़ेगा। हमारी एक ड्यूटी बनती है, हमारी एक कर्तव्य बनता है कि हम इस पे लोगों को जागरूक करें। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको। बाकी आंसर राइटिंग के लिए आप ये आंसर देखिए मेरा, ये रहा।
मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर लिखा है कन्या के विवाह पर माता पिता द्वारा उसके दिए जाने वाले धन को दहेज कहते हैं। प्रारंभ में दहेज कन्या के परिवार द्वारा स्वेच्छा से अपनी बेटी को दिया जाता था, किंतु दुर्भाग्यवश आज इसका विकृत रूप ही समाज में दिखाई देता है। आज तो दहेज प्रेम से देने की वस्तु नहीं रहा, बल्कि अधिकार पूर्वक लेने की वस्तु बन गया है। दहेज प्रथा का मूल कारण यह है कि कन्या पति के घर जाकर गृह लक्ष्मी बनेगी, इसलिए उसे खाली हाथ भेजना उचित नहीं है। पर आज तो विवाह एक सौदा बनकर रह गया है, जिसमें वर पक्ष वाले अपने पुत्र की योग्यता के अनुसार कीमत तय करते हैं और मनचाहा रुपया वसूलते हैं। इसलिए दहेज की प्रथा आज भयंकर कलंक और अभिशाप बन गई है। इसलिए तो दहेज के अभाव में सुंदर, सुशील, गुणवती, सुशिक्षित कन्याओं का जीवन नर्क बन जाता है। इस भयंकर प्रथा के उन्मूलन के लिए लड़की और उसके माता पिता को कानून की भी सहायता लेनी चाहिए। दहेज न दो न लो, भावों और अभावों के लड़के लड़कियां मिलकर झेलें और तोलें। वास्तव में दहेज जैसी लानत को जड़ से खत्म करने के लिए युवाओं को एक सख्त भूमिका निभाने की जरूरत है। उन्हें समाज को यह संदेश देने की आवश्यकता है कि वह दहेज की लालसा नहीं रखें, अपितु वह ऐसा जीवन साथी चाहते हैं जो पत्नी, प्रेयसी और एक मित्र के रूप में हर कदम पर उनका साथ दें, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने विद्यालय में पीने के स्वच्छ पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखिए। सो पत्र कैसे लिखते हैं बच्चों? सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, देन श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर ये स्कूल का कहाँ पर आपका स्कूल है वो लिखना है। जैसे देखिए, अगर मैं लिखूं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल नई दिल्ली, कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं। फिर डेट डालना है, दिनांक। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे स्कूल में कुछ दिनों से पीने की पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। बारिश के कारण पानी के टंकी के आसपास कचरे जमा हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे अनुरोध है कि पानी की, स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। आपका प्रिय छात्र। आप अपना नाम ABCD जो कुछ भी है वो लिख देंगे। ठीक है बच्चों? बाकी आंसर राइटिंग के लिए आप ये देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने यहाँ पर ये रहा बच्चों पत्र लेखन। हाँ बच्चों, एक चीज मैं भूल गया बीच में, विषय भी लिखना है आपको। विषय एक और बार आपको बता दो क्या क्या लिखना है। सबसे पहले सेवा में, देन प्रधानाध्यापक महोदय, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, यहाँ पर आपका स्कूल का नाम क्या, स्कूल का नाम लिखना है आपको। उसका स्कूल कहाँ है आपका, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कहाँ जहाँ भी हो उस जगह का नाम। फिर विषय, विषय आप चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आगे लिखना है, ऐसे आप लिख सकते हो। स्वच्छ पानी की व्यवस्था के हेतु महोदय सविनय निवेदन यह है कि एक्सेट्रा, जो भी कुछ मैंने आपको बताया है वो सारा चीज लिखना है आपको। चलिए, उसके और में भी एक क्वेश्चन है। अपने बचत खाते को ATM कार्ड खो गया है,
इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो आपको लिखना है सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली, जो भी जहां भी ब्रांच है। विषय आपको लिखना है एटीएम कार्ड खो जाने के संबंध में। महाशय, सविनय निवेदन यह है कि मैं एबीसी, ठीक है, अकाउंट नंबर आप अपना देंगे, ठीक है, आपके शाखा का एक नियमित कस्टमर हूं। मेरा एटीएम कार्ड नंबर, ये जो भी कार्ड नंबर होगा, ये खो गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि इस कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाए और नए कार्ड जारी करने की कृपा करें। नीचे आपको लिखना है, इस आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा कुछ डिटेल देंगे बीच में ही। नीचे में आपका विश्वासी, आपका नाम ABCD जो कुछ भी है वो लिखना है आपको, ठीक है। कुछ इस टाइप से देखिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय की सांस्कृतिक संस्था रंगमंच की सचिव लतिका की ओर से स्वर परीक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों की यथासमय उपस्थित होने की सूचना, समय और स्थान का उल्लेख लगभग 50 शब्दों में करें। सो बच्चों आपको क्या लिखना है? सूचना। तो सूचना में क्या करोगे आप? सबसे पहले देखिए सूचना लिखते कैसे हैं। तो आप सबसे पहले सूचना जब स्कूल की तरफ से बोला जाए तो सबसे पहले आप लिख देना स्कूल का नाम, जो कुछ भी है। सपोज दिल्ली पब्लिक स्कूल नई दिल्ली है, जो भी, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद दिनांक, डेट क्या है वो लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको कक्षा वाइज बोला गया सूचना लिखने के लिए तो आप कक्षा भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखना है सूचना, ठीक है। अब सूचना, क्या सूचना देना है, किसके विषय में सूचना दे रहा है? तो सांस्कृतिक संस्था तो वो लिख देना है आपको। क्या आप वो नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। अब यहाँ पर लिखना है कि कक्षा 6 या 10 के बच्चों का जो भी सांस्कृतिक, जो भी बॉडी पार्ट दिया गया है आपको, वो आप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। एक एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए आंसर जो है अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये रहा बच्चों सूचना। देखिए सूचना में स्कूल का नाम भी कुछ नहीं भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ऊपर लिखना है सूचना, दिनांक डाल देनी है आपको। उसके अथवा में एक सूचना लिखना था बच्चों, जो आप इस तरीके से लिख सकते हो। मैंने जैसा आपको बोला था कि स्कूल का नाम, फिर सूचना, डेट डालना, किस सूचना, क्या चीज पे सूचना है वो लिखना, टाइटल, और उसके बाद जो बॉडी पार्ट है वो आप लिखेंगे।
और लास्ट में ये भी लिखना है, ध्यान दीजिए कि आप कौन हैं, सूचना लिखने वाले कौन है। जैसे यहाँ पर लिखा है योगा कोऑर्डिनेटर अवनीश शर्मा, वैसे ही आप क्लास टीचर हैं स्कूल का या आप मॉनिटर हैं कक्षा के, कौन है वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए 7th है, विद्यालय की कार्यान्वयन प्रयोगशाला में बनी मोमबत्तियां तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। सो बच्चों विज्ञापन लिखना बहुत ही आसान है। विज्ञापन का मतलब इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। सो आपको डिटेल देना है उसको, उसमें क्या क्वालिटी है, क्या चीज है पहला ये, ठीक है, और उसकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या क्या है। जितने विज्ञापन में जितने एडवर्टाइजमेंट में क्वालिटी आप दिखाएंगे उतना ही जल्दी वो सेल होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ज्योति मोमबत्ती एवं दीप स्कूल छात्र द्वारा बनाए गए मोमबत्ती खरीदे और उनका मनोबल बढ़ाएं। एक स्लोगन टाइप का आप लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद क्या देखिए इनकी विशेषता बताए, देर तक चले, जले, अच्छी रोशनी दे, बेहद सस्ते दामों में उपलब्ध, सरोज पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा बनाई गई मोमबत्ती एवं उपयोगी वस्तुएं अनेक प्रकार के डिजाइन में उपलब्ध, आज ही खरीदे, हर फॉर्चून की दुकान पर उपलब्ध है। कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े आगे। अथवा आप अपनी 2 वर्ष पहले खरीदी बाइक बेचना चाहते हैं, उससे संबंधित 50 शब्दों का विज्ञापन तैयार कीजिए। ये लीजिए ऊपर में हेडलाइन, वाहन बिक्री, बिका हुआ है, बिका हुआ, ऐसे लिख सकते हैं आप। क्या बिका हुआ है तो आप लिखेंगे एक बाइक है, जो आपका बाइक कौन से ब्रांड का है, उसका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और कितना माइलेज देता है ये लिखना है, कैसी कंडीशन है ये लिखना है, ठीक है। उसका अनुमानित मूल्य, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, कुछ इस टाइप से आप मेंशन करेंगे। अथवा उसका खौफ में क्वेश्चन था बच्चों कि कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति को ओ धनात्मक रुधिर की आवश्यकता है, मतलब ओ प्लस ब्लड चाहिए, इसके लिए विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो देखिए आप लिखेंगे टाइटल रक्तदान महादान, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, या आप रक्तदान लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखना है कैंसर पीड़ित व्यक्ति को ओ प्लस ब्लड की जरूरत है, ठीक है। आयु सीमा क्या है, उसका वजन क्या है, शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान करें। संपर्क करने के लिए जो है आप अपना लोकेशन, मतलब एड्रेस, फोन नंबर, ये आपको देने की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट है कि अपने गोवा में एक रिजॉर्ट खोला है, इसमें संबंधित लगभग 50 शब्द में एक विज्ञापन बनाइए। तो देखिए कुछ इस टाइप से, उज्जवल रिसोर्ट के साथ शांति और शीतलता, पर्यटकों के रुकने के लिए बड़े हवादार कमरे, असीमित आनंद, 5 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एंट्री। देखिए एक ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एडवर्टाइजमेंट का, एक ये है परिवार के लिए 40% माफ। ये सब कुछ ऑफर हैं जो आपको देने पड़ेंगे, तभी तो लोग आपके यहाँ आएंगे। आकर्षक ऑफर और बुकिंग के लिए संपर्क करें। आप अपना मोबाइल नंबर और रिजॉर्ट का है, आपका एड्रेस, ये सब डालना है, ठीक है। और ऑफर तो ऐसे देना ही है, ऐसे ये बना करके 40% ऑफ, समर धमाका ऑफर, ऐसे होता है ना, विंटर धमाका, ये सब कुछ ऐसे। चलिए क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। अनुशासन का महत्व।
सो बच्चों बहुत आसान है। अनुशासन का एक लघु कथा लिखना है। एक किसी व्यक्ति, किसी का इंसान का कैरेक्टर ले लेना है कि वो एक व्यक्ति राम है जो अनुशासन का पालन करता है। वो कभी भी ट्रैफिक रूल को उल्लंघन नहीं करता, हमेशा रेड लाइट होने पे रुक जाता है, ग्रीन होने के बाद ही रोड क्रॉस करता है, वगैरह वगैरह। एक कैरेक्टर को लेकर के एक लघु कथा लिखना है आपको, ठीक है। मेरे तरफ से अगर आंसर चाहिए तो कुछ इस तरीके का एक लघु कथा हमने लिखा है कि एक ड्राइवर है जो अनुशासन प्रिय है, वो कभी भी अनुशासन को नहीं तोड़ता है और अपने सेठ के यहाँ काम करता है। सेठ उनको एक बार नौकरी से निकाल देता है क्योंकि सेठ लेट हो जाता है बार बार, और ट्रैफिक पे गाड़ी रोक देता है इसलिए, और उसको जॉब छोड़ना पड़ रहा है, जॉब से निकाला जा रहा है, फिर भी वो अनुशासन को नहीं भूलता है। तो कुछ इस टाइप से एक लिखा गया है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट था बच्चों बचत का महत्व। अब आपको पता ही है बचत का कितना महत्व है। अगर हम बचत करते हैं तो ही हम आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। ये बचत हमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। जब हमारी स्थिति खराब हो जाती है तो हम अपने बचत को उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक कैरेक्टर लेकर के दिखा सकते हो आप। एक गांव में एक किसान रहता था, ठीक है। वो कुछ पैसे जमा करके रखे थे। एक बार की बात है कि एक बार सूखा पड़ गया, बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई, उनका फसल बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो उनका जो बचत था उससे उनकी जो स्थिति थी वो ठीक रही, वो उनके परिवार का पालन पोषण हो सका बिजनेस की वजह से ही, उस बचत की वजह से ही। लास्ट में लिख देना, जीवन में बचत की आदत डालनी चाहिए ताकि बुरे वक्त में बचत की गई जमा पूंजी आपके काम आ सके। सो बच्चों इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।